सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमने जो ट्राइंगल है वो लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। और आज हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल यानी वृत्त। अब जो वृत्त है वो क्या होता है, और एक बार हम वृत्त पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन में, है ना। क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल में हमने सर्कल पढ़ा है। तो वहां पर जो सर्कल पढ़ा है वहां पर हमने उसकी रेडियस के बारे में पढ़ा है, वहां पर डायमीटर के बारे में, वहां पर एरिया के बारे में, वहां पर उसकी सरकमफेरेंस के बारे में पढ़ा है, इन चीजों के बारे में पढ़ा है। अब क्या है, अब हम यहाँ इनकी थ्योरम्स पढ़ेंगे, इनके एंगल के बारे में बातचीत चलेगी। ठीक है, तो एंगल के बारे में पढ़ना है। तो सर्कल के लिए सबसे पहले क्या होता है, सर्कल एक पॉइंट से चारों तरफ कांस्टेंट जो डिस्टेंस होती है वो एक सर्कल होता है। ठीक है, अगर ये इसका सेंटर है वो, तो यहां से किसी भी डायरेक्शन में आप कोई सी भी डिस्टेंस देख लो, कोई सी भी डिस्टेंस देख लो, वो सब क्या होंगी, सब इक्वल होंगी। ठीक है, सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। और सेंटर से ये होता है इसका सेंटर, और ये होती है इसकी सरकमफेरेंस। क्या होती है, परिधि जिसको कहते हैं। तो सेंटर से अगर परिधि पर किसी पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तब क्या बनता है, हाँ तब क्या बनता है, उसकी रेडियस बनती है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है ये। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है, और ये इसकी क्या है, सरकमफेरेंस है, इसकी जो परिधि है। अगर सेंटर से परिधि के किसी पॉइंट को अगर हम मिला दें तो ये क्या कहलाती है, रेडियस, यानी ये होती है त्रिज्या। ठीक है, ये होती है रेडियस। तो अगर सेंटर पूछेगा तो सेंटर समझ में क्या आया, क्या होता है सर्कल का, सर्कल का एक सेंटर हो गया, और सेंटर से किसी भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस, त्रिज्या कहलाएगी। अब दूसरा होता है डायमीटर यानी व्यास। तो ये ओ तो था इसका सेंटर, ठीक है, और ए एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पर, और बी एक पॉइंट है इसकी सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, तो ये जो ए बी है, अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए कितना होगा तो आप लोग बताएंगे रेडियस होगी, ओ बी कितना होगा तो आप लोग बताएंगे रेडियस होगी। अब मैं अगर पूछ लूं आपसे कि ये ए बी जो है ये क्या है, तो ए बी जो है इसका वो डायमीटर है। ए बी क्या है इसका, डायमीटर, या हम कह सकते हैं हिंदी में व्यास। और ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है, 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, तो जो ए बी डायमीटर है वो कितना होता है, 2r, यानी रेडियस का 2 टाइम होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या समझ में आ गई, व्यास समझ में आ गया। चलिए, अब मान लो एक पॉइंट है यहां पर ए, और एक दूसरा पॉइंट है यहां पर बी। ठीक है, मैंने पॉइंट ए से इस पॉइंट बी को मिला दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ए सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है, बी भी सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है, परिधि पर बिंदु है दोनों। तो ये जो ए बी है इसको कहेंगे हम कोड। ठीक है, यानी जीवा। क्या कहेंगे इसको, कोड यानी जीवा। अब देखो, यहां भी सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट मिल रहे थे, और यहां भी सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ये जीवा है और ये क्या है, व्यास है। लेकिन क्या ए भी एक जीवा है, ए बी को भी हम कोड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा कि एक सर्कल है तो सर्कल की सबसे बड़ी कोड क्या होती है, सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो बिल्कुल ठीक है। तो सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, व्यास, वो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो सबसे बड़ा कोड होता है। और जो कोड है, सबसे बड़ी जीवा जो है वो कहां से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है। समझ में आया, जीवा में
यानी कोड में और इसकी जो व्यास है डायमीटर में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या चीजें, क्या क्या अंतर है, पता चला आपको? चलिए अच्छा, अब एक चीज और देखो, एक हम पढ़ते हैं सेक्टर। हमने एरिया में पढ़ा था, ठीक है। इसको देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या बनता है? सेक्टर। सेक्टर यानी इसको कहते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। देखो ये वाला जो है वो मेजर सेक्टर है, बड़ा बड़ा त्रिज्यखंड, और ये वाला जो है वो माइनर सेक्टर है, छोटा त्रिज्यखंड, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि इसको ए बी से ऊपर वाला एक पार्ट है और ए बी से नीचे वाला एक पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं हम वृत्तखंड, है ना? हाँ, देखो ये जो है ना, इसको अलग में देख लो चाहे तो। जैसे एक सर्कल है, तो हमने कोई भी एक कोड बना ली, कोई भी एक जीवा बना ली, तो इस जीवा ने भले पॉइंट सेंटर यहां है ए बी, अब इस जीवा ने इसको दो भागों में बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है, तो इसको क्या कहते हैं हम? वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है, यानी सेगमेंट, सेगमेंट। अब ये कौन सा है? बड़ा है, मेजर सेगमेंट है, और ये क्या है? माइनर सेगमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, ये इनका जो ये टर्मिनोलॉजी है जो है वो आएगी अभी, अभी हम जब थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, थ्योरम में एंगल पढ़ेंगे, तो उसमें मैं बार बार वृत्तखंड बोलूंगा, कहीं पर सेक्टर बोलूंगा, त्रिज्यखंड। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए, एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए कि सेक्टर ये होता है, सेगमेंट ये होता है, ठीक है। चलिए समझ आया? अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक सर्कल है कोई भी, ये कर लिया नोट? अब मैं आपसे कहूं कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल है ये, तो इसमें जो है अगर मैं ये कहूं, पूछूं आपसे कि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा सर्कल को अगर काटेगी, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन खींची जाए सर्कल के साथ, कोई एक ऐसी काटती हुई रेखा खींची जाए सर्कल के साथ, तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पर काटेगी? 2 पॉइंट पर। मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो कोई भी एक सीधी रेखा सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट पर काट सकती है केवल, ठीक है। कितने पॉइंट पर काट सकती है? 2 पॉइंट पर। जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, इनसे जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आप चाहो तो साथ साथ में नोट करते भी चलो, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरा कहना तो यह है कि आप लोग छोटी से छोटी बात जो आपको पता भी है उसको भी नोट करते चलो, ठीक है। तो कोई भी एक सीधी रेखा है, वो सर्कल को कितने पॉइंट पर काटती है? 2 पॉइंट पर काटती है। अच्छा, अगर आपसे कहे कि जो एक सीधी रेखा है वो एक सर्कल को कितने बिंदुओं पर टच करती है, कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? गलत जवाब। कोई भी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, हाँ, कोई भी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो टच नहीं करेगी, वो इंटरसेक्ट करेगी, वो काटेगी। टच करना और इंटरसेक्ट करने में फर्क है, मैं अभी बताता हूं आपको। तो ये एक सीधी रेखा है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पॉइंट पर, इसको काट रही है 2 पॉइंट पर, टच नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं कहूं एक सीधी रेखा है, एक सर्कल है ये, ठीक है, ये है इसकी टेंजेंट, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी और ये क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जो है वो सर्कल को, वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है? बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। जो स्पर्श रेखा है, अगर कहीं भी आपसे कहे कि स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटती है, तो एक बिंदु पर कभी भी नहीं काटती है, ध्यान रखना इस चीज का।
जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को एक पॉइंट पर टच करती है, एक पॉइंट पर स्पर्श करती है ना, एक पर मिलती है, तो ये जो है एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगर हम सेंटर से इसको मिला दें, इस पॉइंट को जहां पर वो मिलती है, तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो सेंटर है, अगर सेंटर से हम मीटिंग पॉइंट को मिला दें, जो मिलान बिंदु है किस किस का मीटिंग पॉइंट, सर्कल का और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का, क्योंकि टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा है, सर्कल को एक बिंदु पर टच करती है केवल। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट को हम मिला देंगे तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, थ्योरम आएंगी आगे इसकी हेल्प से। चलिए, तो जो जो सर्कल का बेसिक है, जो सर्कल की के ऐसा समझ लो, जो सर्कल की एबीसीडी है वो अभी हमने अभी तक पढ़ी, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, देखो, एक तो रेडियस पढ़ी, एक डायमीटर पढ़ी, एक कोड पढ़ी, सबसे बड़ी कोड पढ़ी, सेक्टर पढ़ा, सेगमेंट पढ़ा, ठीक है, और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी, और एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। समझ आया। चलिए, ये तो एबीसीडी थी इसकी सर्कल की। ठीक है, अब इनकी सहायता से अगर ये आपको एबीसीडी पता हो जाएगा, तभी तो आप अल्फाबेट को समझकर जानकर तभी तो आप स्पेलिंग पढ़ पाओगे, है ना, वरना तो स्पेलिंग नहीं पढ़ पाओगे। तो वही कंडीशन, अगर ये चीजें हमें नहीं आएंगी सर्कल में तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, चलो, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट करते रहना। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट, अब इसकी थ्योरम्स पर आ जाते हैं कि क्या क्या थ्योरम किस किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 लिखो, ये है इसका सेंटर। ठीक है, और ये है कोड, एक कोड है ए बी, एक कोड है सी डी। ठीक है, अब हमने कहा ये जो कोड हैं, जीवाएं हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये कैसी हैं, बराबर, बराबर जीवाएं। इक्वल जो कोड होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो थ्योरम ये है, बराबर जीवाएं, जैसे ए बी और सी डी जो हैं बराबर जीवाएं हैं, बराबर कोड है, तो ये सेंटर पर बराबर एंगल बनाएंगी, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, थीटा और थीटा। तो हमें क्या लिखना है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ठीक है, जो इक्वल कोड्स होती हैं, इक्वल कोड जो होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। इसका उल्टा भी बराबर, इसका उल्टा भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर सेंटर पर बने हुए एंगल बराबर हैं तो कोड्स भी बराबर होंगी, जीवाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं कि अगर बराबर जीवाएं हैं तो सेंटर पर बराबर एंगल बनेगा, इक्वल एंगल, और अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने की जो कोड है वो कैसी होंगी, वो भी इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, कर लिया नोट। अब हम ऐसा करेंगे, हम आज क्या करते हैं, पूरा जो सर्कल है वो पढ़ लेते हैं। पूरा सर्कल पढ़ने के बाद फिर हम 1 बाय 1 करके कल से क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, आज पूरा थ्योरम्स पढ़ लो। नेक्स्ट, अब हमने कहा ये सेंटर है इसका, और ये ए बी हमने कोई भी एक कोड बना ली, जीवा बना ली। ठीक है, और हमने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया,
ओ से यहां परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो सेकंड आपको लिखना है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, केंद्र से जीवा पर डाला गया जो परपेंडिकुलर है लंब है, वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। वो क्या करता है, सेंटर से अगर हम कोड पर परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तब अगर हम कह सकते हैं कि यदि डायग्राम के हिसाब से कह सकते हैं जो हमने लिखा है, यदि OC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, यदि OC AB पर लंब है तब देन, बिल्कुल ठीक है, AC इज इक्वल टू हो जाएगा CB, AC और CB दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने यही लिखा है कि सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, AC और BC। ठीक है, कर लिया नोट। नेक्स्ट, देखो हमने कहा कि एक कोड है ये AB और एक कोड है ये CD, क्या है, दो जीवाएं हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया ये, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि सेंटर से जो कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर है P वो बराबर है। ठीक है, तो नंबर 3 लिखना है, समझते चलो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी परपेंडिकुलर डाला गया लंब बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होंगी, तो जीवाएं भी बराबर होंगी। जीवाएं भी बराबर होंगी। समझ में आया क्या कहा? कहने का मतलब है जीवा पर डाले गए लंब, हाँ डाला, चलो कोई बात नहीं, मैंने एक केंद्र से जीवा एक ही लिखा है ना, इसलिए डाला गया लंब लिखा है ना, डाले गए करता तो केंद्र से जीवाओं पर डाले गए लंब, है ना, ऐसा लिखता। तो केंद्र से जीवा पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे और वो बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है, तो मतलब AB और CD बराबर होंगी, जीवाएं बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया E और इसको मान लो F। मतलब अगर हमें पता है कि जो OE है वो OF के बराबर है, OE और OF बराबर है, परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा, AB जो है वो CD के बराबर होगी, दोनों कोड बराबर होंगी। समझ में आया? तो केंद्र से जीवा पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे और वो बराबर है तो ये कोड भी बराबर होंगे। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर ये कोड बराबर हैं, अगर ये जीवाएं बराबर हैं और सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। ये इसका उल्टा है, ये भी बराबर होगा।
ना, ये भी सच होगा, ट्रू होगा ये भी। बताइए, समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल है, इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? इंफिनिटी। हाँ, अगर मैं पूछूं कि ये सर्कल है, वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ आया? अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक सेंटर है, उस सेंटर से, सॉरी एक सर्कल है, उस सर्कल पर, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, उससे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है सर्कल पर? सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, उससे सर्कल कर कितनी, हाँ बहुत बढ़िया, इससे सर्कल पर हमेशा दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे वृत्त पर केवल दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम पॉइंट अंदर ले लें, तो हम कहें सर्कल के अंदर कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? नहीं, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अगर इससे होते हुए एक लाइन गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, है ना, वो मीटिंग पॉइंट नहीं होगी, वो इंटरसेक्ट लाइन होगी, वो काटेगी उसको, उसको मिलेगी नहीं, है ना। तो सर्कल के अंदर से सर्कल के ऊपर तो खींच ही नहीं सकते, कोई भी लाइन निकालोगे यहां से तो वो इसको काटेगी। समझ में आया? अच्छा ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और ये क्या है, एक व्यास। हाँ व्यास है, डायमीटर, वो इसका रेडियस है, वो इसका सेंटर है, ए बी क्या होगा, ये व्यास होगा, डायमीटर होगा, है ना, 2 इंटू रेडियस होगा। तो ये जो है इसने सर्कल को कितने बराबर भागों में तोड़ दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, एक ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कहें तो एक थ्योरम है यहां, आपको सभी को याद होगी, अर्धवृत्त, बहुत बढ़िया, अर्धवृत्त में बना कोण, बना कोण समकोण होता है, राइट एंगल होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, जो सेमी सर्कल में कोई भी कोण बनेगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे ये एक सेमी सर्कल है, हमने मान लो एक एंगल बना लिया ये, तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ है, और अर्धवृत्त में बनाने का मतलब ये नहीं होता, एक चीज ध्यान रखो, ये अर्धवृत्त का कोण नहीं है ना, अर्धवृत्त में बने कोण का मतलब है कि वो सरकमफ्रांस को टच करे, पॉइंट, तब वो अर्धवृत्त का कहलाएगा। तो अर्धवृत्त का जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी अगर हमने ये एंगल पूछा कि एंगल ACB कितना होगा, तो वो कितना होगा एंगल ACB, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां पर 90 नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है,
समकोण होता है यानी राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, राइट एंगल। समझ आया? चलो कर लिया नोट। ये ए बी क्या है, ए बी एक कोड है, ए बी एक जीवा है। अब इस जीवा ने इसको दो भागों में बांट दिया सर्कल को, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। इस ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं सेगमेंट यानी वृत्तखंड। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। कोई भी एक सेगमेंट अगर हम उठा लें तो उसमें जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब देखो कौन कौन से इक्वल होंगे भाई। जैसे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ये बना दिया, कितने भी एंगल बना लो, ठीक है। जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। कितने भी एंगल बना लो, ये सारे के सारे एक ही वृत्तखंड में तो बनने हैं, तो सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये वाला एंगल जितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो सभी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी बराबर होते हैं। समझ आया? तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण, वृत्तखंड मतलब सेगमेंट में जो बनते हैं एंगल वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। बना लिया? हर एक के लिए डायग्राम बनाते चलना, क्योंकि लैंग्वेज भी ना लिखोगे ना तो डायग्राम से पता चल जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। लैंग्वेज भी लिखते चलो, डायग्राम बनाते चलो। समझ में आया? अच्छा, अभी हमने पढ़ाया कि एक ही सेगमेंट में जो बने हुए एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमने जैसे कि ये बना लिया, ए बी एक कोड है, ए बी एक जीवा है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा इसके ऊपर के कोण जितने भी बनेंगे सब बराबर होंगे, और नीचे के कोण देखो, हाँ इसी में समझाते हैं चलो। अगर मैं नीचे के कोणों की बात करूं, जैसे मान लो एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, तो ये वाले जो एंगल है ना ये भी अपने आप में बराबर होंगे, है ना, लेकिन इनके बराबर नहीं होंगे। अगर ये वो थीटा मान रखा है तो हमने ये अल्फा मान लिया, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो मैंने कहा एक ही वृत्तखंड में अगर हम ऊपर के सेगमेंट की बात करें तो सारे एंगल बराबर होंगे, अगर हम नीचे के सेगमेंट की बात करेंगे तो नीचे के सभी बराबर होंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले एंगल में और नीचे वाले एंगल में क्या रिलेशन होगा ये समझ लो, है ना। जैसे मान लो एक एंगल हमने ऊपर बना दिया, ये ऊपर का सेगमेंट हो गया, ठीक है। और अगर एक मैं बना दूं यहां इसमें नीचे, ठीक है, ए बी ये बना दिया हमने सी और ये बना दिया हमने डी, ठीक है। तो अब इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में क्या रिलेशन होगा, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में क्या रिलेशन होगा, दोगुना नहीं। देखो एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय जो चतुर्भुज होता है,
उसके आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अच्छा, पहली चीज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पर होते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो समझ में आया चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस यानी परिधि पर है। देखो आप, अगर आप चेक करोगे, ए, बी, सी और डी सब सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, परिधि पर है। तो ऐसा सर्कल, ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको क्या कहेंगे हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। और जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के जो कोणों का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम इस लाइन को हटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एंगल ए वाला जो होगा इसका और एंगल बी वाला जो होगा इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं एंगल सी प्लस एंगल डी, वो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम कितना होता है? 180। सी प्लस डी 180, ए प्लस बी 180। समझ में आया? तो अगर हम बात करें कि एक जीवा थी कोड, उसके ऊपर एक एंगल बना और उसके नीचे एक एंगल बना, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट, ये सेंटर है इसका, ठीक है, और ये है कोई भी कोड है ए बी। अब हमने इसका एक एंगल बना दिया है सी, और ये इसका सेंटर है ओ, और हम अगर ए से ओ को मिला दें, ओ से बी को मिला दें, ठीक है, तो ये जो एंगल है ए ओ बी और ये जो एंगल है ए सी बी, इसमें क्या रिलेशन होता है? बिल्कुल ठीक है, तो ये होता है केंद्र पर जो बना कोण होता है, लिख लो लैंग्वेज भी चाहो तो, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, का 2 गुना होता है। सेंटर पर जो बना हुआ एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 2 थीटा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो 2 टाइम होगा किसके? एंगल ए सी बी के। ठीक है, तो सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस यानी बाकी जो परिधि पर बना कोण है उसका कैसा होता है? 2 टाइम होता है, दुगना होता है। समझ आया? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हम बात करें अगर टेंजेंट की यानी स्पर्शरेखा की, तो अगर मैंने आपसे अभी बताया था कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? 2। एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये बाहर एक कोई पॉइंट था और सर्कल पर हमने कितनी टेंजेंट खींची थी? 2, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया P दे दिया और इसको Q दे दिया, कुछ भी लिख दो ना, BC कुछ भी लिख दो। तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि सर्कल के बाहर से सर्कल पर केवल 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं।
ठीक है, और दोनों टेंजेंट जो होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं जो एपी है वो बराबर होगी ए क्यू के, कि कहीं से भी खींच लो बाहर पॉइंट से, जितनी दोनों टेंजेंट जो होंगी, दोनों जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, एक पॉइंट है सर, जो आ गया बताऊंगा अभी। देखो अगर हम यहाँ ये सेंटर मान लें ओ, ठीक है, और हम इसको मिला दें, इसको भी मिला दें और इसको भी मिला दें, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर से हम मीटिंग पॉइंट को, यानी जो स्पर्श रेखा का बिंदु है उसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मैं अगर बात करूं ए क्यू ओ पी क्या है, ये एक चतुर्भुज है, चक्रीय नहीं है अभी, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 90 + 90 180 हो गया। इसका मतलब इनका, इस वाले का और इस वाले का सम भी 180 होगा। तो हम यहाँ ऐसा क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है और प्लस एंगल ओ जो है, इनका जो दोनों का सम है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए और एंगल ओ का जो सम होगा दोनों का, वो कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इस ओ, एक और ओ को मिला दूं, ठीक है, तो ध्यान रखना जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। ठीक है, ये अपने आप में बराबर होंगे। तो ध्यान रखना कि ये जो एओ लाइन है वो किसका काम करेगी, वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, कोण समद्विभाजक का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इस वाले कोण को भी आधा आधा बांट रही है और इस वाले कोण को भी आधा आधा बांट रही है। समझ में आया? तो फिलहाल ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर बाहर से कोई स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, और ये इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। समझ आया? कर लिया नोट? देखो ये एक सर्कल है, और ये क्या है, एक टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगर मैं यहां से जो मीटिंग पॉइंट है इसको ए मान लूं और यहां से एक कोड खींच दूं बी, ठीक है, तो इसमें रिलेशन होता है इस वाले एंगल में, और एक दूसरा एंगल बना लेते हैं। देखो ये वाला जो एंगल होता है, अगर हमने थीटा मान लिया है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर ये एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है एटी, एटी कोई स्पर्श रेखा है, और ए बी कोई एक जीवा है कोण, तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का जो कोण होगा वो जीवा पर दूर बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा होगा। ठीक, अब इसी डायग्राम में मैं एक और शो कर दूं। ठीक है, अब आप यहां ध्यान दो, देखो अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछता, मैं यहां बना देता हूं ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है मान लो ये अल्फा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये क्या है, स्पर्श रेखा टेंजेंट, और एसी क्या है, जीवा, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा,
ये वाला एंगल बी के बराबर, एंगल बी के बराबर होगा, इसके बराबर होगा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जो कंडीशन वहां बननी है वो ये बननी है। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में भी लिखूं, अगर मैं ये वाला एंगल पूछता आपसे, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। समझ गए? तो या तो ये पूछ ले इधर का एंगल तो ये इसके बराबर, इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। ठीक है, जो मैंने आपको अलग अलग डायग्राम में समझा दिया। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट और कोण, जीवा जो एंगल बनाएंगी वो जीवा पर दूर बने एंगल के बराबर होगा। तो जीवा पर दूर बना एंगल ये है अगर ये वाला एंगल लिया है, और अगर ये वाला एंगल लिया है ना, तो जीवा पर दूर बना कोण। ठीक है, ये इंटू पी बराबर, बताता हूं। देखो ए बी क्या है, बताओ ए बी क्या है? ए बी एक कोड है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे डायमीटर है, तो डायमीटर ये नहीं है, क्योंकि डायमीटर होता तो सेंटर शो करता है इस पर कहीं पे, सेंटर शो नहीं करा तो क्या है? कोड है। एक कोड ये है सी डी, एक कोड है ए बी, एक कोड है सी डी। ये किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा एक कोड ये है ए बी, एक कोड ये है सी डी। ठीक है, और ये आगे बढ़ाने पर इस तरह पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इनमें देखो क्या होता है रिलेशन। दो कोड थी, यहां भी ए बी और सी डी थी, और यहां भी ए बी और सी डी है। ये अंदर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो रिलेशन होता है दोनों में वो बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं कि एपी इंटू पीबी इजिकल टू होता है सीपी इंटू पीडी। ठीक है, चाहे ये कंडीशन मैंने देखो एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू डीपी। ठीक है, तो ये बनता है एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू एपी इंटू पीबी, या चलो एपी इंटू पीबी आपको याद रखना, किसी भी तरह रख लो। एपी जहां इंटरसेक्ट करेगी एपी इंटू पीबी, एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू पीडी बराबर सीपी इंटू पीडी। जहां इंटरसेक्ट करेगी वो, चाहे वो अंदर इंटरसेक्ट करे या बाहर इंटरसेक्ट करे। अच्छा, ये तीसरा जो हमने सर्कल बनाया है वो इसलिए बनाया है, यहां काम करेगा नहीं, कोने में आ गया ज्यादा। हाँ, ये कोई पॉइंट है P बाहर मिल रही है, और ये इसका टेंजेंट का पॉइंट है T। ठीक है, ए बी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। ए बी क्या है? एक जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये पीटी क्या है? एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट, वो कहीं पी पर मिल रही है लास्ट में। तो इसमें थ्योरम होती है कि जो पीटी स्क्वायर होता है, पीटी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पीबी। ठीक है, देखो पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पीबी। समझ में आया? तो ये तीनों चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो ये नोट कर लिया, डायग्राम बनाते चलना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे कि दो सर्कल हैं, अगर मैं इन पे कॉमन टेंजेंट खींचूं, ठीक है, इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचूं, तो इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हाँ, 2 या 4? 2 ऊपर से हो जाएगी, 2 साइड से हो जाएगी, 4 हो सकती हैं, है ना। देखो ये सर्कल हैं दो, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उन पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो ध्यान रखना 4 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। देखो एक तो ये हो गई, तो बाहर ठीक है। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उन पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 4। उन पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कॉमन होंगी, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन की बात चल रही है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो कितनी खींची जा सकती हैं? 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच करें तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं कॉमन? देखो तब खींची जा सकती हैं 3। 1 और एक 3, हाँ 2 और एक ये बीच में 3। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं? तो 3 कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं। ये क्वेश्चन ये लैंग्वेज में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। तो अगर स्पर्श टेंजेंट, अगर सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 4। अगर बाहर से टच कर रहे हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 3। अच्छा अगर वो अंदर से टच कर रहे हैं तो, अगर वो अंदर से सर्कल टच कर रहे हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं? हाँ, तो एक कॉमन टेंजेंट हो सकती है, ओनली 1। ठीक है, कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी? केवल एक। जब अंदर से स्पर्श करेंगे तो केवल एक, बाहर से स्पर्श करेंगे तो 3, और स्पर्श नहीं करेंगे तो 4। समझ आया? अब कई बार इनकी हमसे लेंथ पूछ लेता है, इनकी लंबाइयां पूछ लेता है ना, तो इनकी लेंथ पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट। डायग्राम से बनाते हैं। देखो ये समझो, एक ये सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश। ठीक है, ये एक मीटिंग पॉइंट है A और ये एक मीटिंग पॉइंट है B, ये कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी कहते हैं इसको। ठीक, तो अब मैं कहूं ये जो है O और O डैश, ठीक, अगर बात चले कि इसकी रेडियस कितनी है R1 और इसकी रेडियस कितनी है R2, ठीक है, और दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो है D। ठीक, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है AB, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो AB बराबर होता है √D स्क्वायर माइनस R1 डिफरेंस R2 का स्क्वायर। डिफरेंस इसलिए लिया क्योंकि जो भी त्रिज्या, रेडियस अगर R1 बड़ी होगी तो R1 में से R2 घटा लो। वैसे अगर माइनस भी करोगे ना आप, R1 माइनस R2 भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई कॉमन टेंजेंट कौन सी वाली, अनुस्पर्शी जिसे कहते हैं, ठीक है। और अगर तिर्यक स्पर्शी की बात करें, ये ठीक है। अगर ये एक पॉइंट है O, ये एक पॉइंट है O डैश, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेडियस है R1 और मैं इसकी बात करूं तो ये रेडियस है R2। और अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो वो है D, केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक। तो अब मैं अगर यहाँ नाम लिख लूं CD, ये C पॉइंट है, D पॉइंट है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगी CD, तो इस CD की लंबाई कितनी होगी, तो ये होगी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। हाँ वहां अंतर है, यहाँ जोड़। क्रॉस टेंजेंट कहलाता है। हाँ तिर्यक, इसको कहते हैं तिर्यक स्पर्शी। हाँ स्लेंट, स्लेंट टेंजेंट हो गई, वो हो गई उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई। तो चलो आज हमने सर्कल पढ़ा है पूरा, इसका रिवीजन करना आप लोग घर जाके, इसके थ्योरम्स को पढ़ना और कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। ज्यादा ज्यादा अगर थ्योरम याद होंगी तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। बस जो भी मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाई है वो चीजें, वो बेसिक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल इसी की क्लास में और इसके क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू क्लास।